अच्छा, तो अभी वीडियो दूसरी लग गई ना रिकॉर्ड करने के लिए। सही है। तो अभी हमारे पास जो है ना, अभी आपको समझ आ गया ना, तो दूसरी अगर हम कोई नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, सही है, तो इमेज पाथ इज इक्वल टू इमेज पाथ टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, मतलब इमेज पाथ टेक्स्ट बॉक्स जो जो मेरे पास वो मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स था ना इमेज के नीचे, तो इसमें हमारे पास इमेज की पाथ होगी ना कि ये कहाँ पड़ा है, और इसके साथ सेव बटन डॉट विजिबल हो जाएगा ट्रू, और अपडेट बटन डॉट विजिबल भी फॉल्स हो जाएगा। सही है। तो इसके बाद आता है मेरे पास जो है ना, अ, अभी इस तरह करते हैं ना, पहले पहले स्टार्ट करते हैं, आपको ये सारी सारी चीज़ मैं दिखाता हूँ ना, फिर इसके बाद वो करते हैं। सही है। तो 1 मिनट, स्टार्ट पे क्लिक कर लो। स्टार्ट पे क्लिक कर लो ना, और आप अगर तो ये देखो, अगर आप नए अकाउंट बना रहे हो ना, तो आपको यहाँ लॉगिन के ऊपर जो साइन अप बटन लिखा है, लॉगिन फॉर्म में साइन अप बटन लिखा है ना, साइन अप का जो बटन है, उस पर अगर आप क्लिक करोगे ना, तो इस स्टाफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वहाँ जो क्यूरी है ना वो पास हो जाएगी कि न्यू अकाउंट, जो क्यूरी होगी ना वहाँ पास होगी न्यू अकाउंट। तो अभी आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो न्यू अकाउंट। सही है। इसके बाद तो ये देखो, अभी सेव का बटन वो अपीयर हुआ है ना, विजिबल हुआ है, तो ये उसी क्यूरी की वजह से। अभी आप बैक 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 हो जाओ और अपनी उस अकाउंट में लॉगिन हो जाओ, अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाओ जो आपने पहले क्रिएट किया था। लॉगिन हो गए। तो अभी आप देखो ना, आपका सारा अकाउंट डिटेल्स वो आ गया है। तो ये किस वजह से आ गया है कि आपकी जो जो भी स्टाफ आईडी थे ना, वो लोड स्टाफ डिटेल्स के उस फंक्शन में पास हो गई, और आपका सारा डेटा अपडेट हो गया, अपलोड हो गया। सही है। इसके बाद अगर आपने एक बटन क्लिक कर दिया है ना अपडेट स्टाफ अकाउंट का, अपडेट स्टाफ अकाउंट का बटन क्लिक कर दिया, तो आपका सारा डेटा इधर अपलोड हो जाएगा। देख लिया ना आपने, सारा डेटा अपलोड हो गया ना स्टाफ आईडी का। और ये नीचे देखो अपडेट का बटन भी अपीयर हो गया। पहले पहले यहाँ सेव का बटन था, लेकिन अभी अपडेट का बटन अपीयर हो गया। तो ये वही एक ही फॉर्म है, लेकिन इसमें कभी अपडेट का बटन, जब अपडेट में अपडेट का बटन अपीयर होता है, और सेव में सेव का बटन अपीयर होता है। सही है। तो अभी आप बैक पे आ जाओ। सही है। और लॉग आउट कर लो, और इस एप्लीकेशन को क्लोज भी कर लो। सही है। तो इसके साथ तो आपको समझ आ गई ना कि लोड स्टाफ डिटेल्स का क्या मतलब है, न्यू अकाउंट क्यूरी कब होती है, और अपडेट अकाउंट की जो क्यूरी है ना वो कब होती है। समझ आ गई ना इस बात की। तो इसके बाद 44 लाइन पे आ जाते हैं, लोड स्टाफ डिटेल्स, जो मैंने एक प्राइवेट वॉइड, प्राइवेट का मतलब ये है ना कि ये सिर्फ इसी जो यही जो क्लास है ना, मतलब इसी फॉर्म में सिर्फ एक्सेस होगा, बाहर किसी जगह पे एक्सेस नहीं होगा। प्राइवेट का मतलब ये है, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्टेड होता है। इसके बाद वॉइड, वॉइड जो है ना, ये रिटर्न टाइप है, कि ये कोई चीज रिटर्न करेगा कि नहीं, कि ये जो फंक्शन मैंने बनाया लोड स्टाफ डिटेल्स का, ये कोई रिटर्न टाइप इसका क्या है, यानी अगर ये कोई चीज रिटर्न कर रहा है ना, तो इसका कोई रिटर्न टाइप है कि नहीं। अगर इसका वॉइड की जगह कोई इंटीजर होगा होता, मतलब प्राइवेट इंट लोड स्टाफ, तो ये इंटीजर को रिटर्न करता है। जिस फंक्शन से ये कॉल हो रहा है ना लोड स्टाफ डिटेल्स, जिस जगह से ये कॉल हो रहा है, तो वहाँ वो इंटीजर को रिटर्न करता। तो इसका मतलब ये है। इसके बाद हमारे पास है ना उसमें स्ट्रिंग स्टाफ आईडी, तो ये इसका पैरामीटर है, और इस पैरामीटर में आपकी स्टाफ आईडी पास होगी, और जो भी स्टाफ आईडी यहाँ पास होगी ना, तो उसी स्टाफ आईडी के लिहाज से डेटाबेस में जो भी रिकॉर्ड होगा वो यहाँ अब अपलोड हो जाएगा। सही है। इसके बाद जो है ना ट्राई और कैच का ब्लॉक है, तो वो आपको समझाया था। सही है। इसके बाद जो है ना, आप ये देखें, मैंने एक और चीज क्रिएट की है, यूजिंग माई एसक्यूएल कनेक्शन, डीबी कनेक्शन, न्यू माई एसक्यूएल कनेक्शन, माई कनेक्शन। तो ये मैंने ये वही चीज है ना, कि ये मैं डेटाबेस का कनेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है।
इसके नीचे जो है ना माई एसक्यूएल कमांड, डीबी कमांड और माई एसक्यूएल डेटा रीडर, माई रीडर, तो ये मैंने दो मेथड्स क्रिएट किए हैं ना, सही है, ठीक है। मतलब जो MySQL कमांड क्लास है और MySQL डेटा रीडर क्लास है, उसके दो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किए हैं। मतलब ऑब्जेक्ट से आप ये भी समझ सकते हैं कि ये क्लास का वेरिएबल होता है, सही है। इ- और इसके जरिए आप इस क्लास का कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हो, सही है। इसको क्लास का कोई भी फंक्शन असाइन कर सकते हो। तो इसके बाद ये देखो, डीबी न्यू माई एसक्यूएल कमांड, जहां भी न्यू का कमांड आएगा ना तो ये ऑब्जेक्ट होगा, सही है। और ऑब्जेक्ट का काम ऐसा है जैसे वेरिएबल का काम है, सही है। मतलब सिर्फ और सिर्फ असाइन होता है ना, सही है। यानी वेरिएबल को हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं ना, तो डीबी कमांड को हमने ये वैल्यू असाइन कर दी। तो न्यू माई एसक्यूएल कमांड, इसके बाद ब्रैकेट में क्यूरी है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एटीएम सिस्टम, के एटीएम सिस्टम का जो डेटाबेस है उसके स्टाफ प्रोफाइल के टेबल से सेलेक्ट कर लो सब कुछ। जब भी स्टार आएगा ना तो इसका मतलब है कि सब कुछ सेलेक्ट कर दो। वियर का मतलब है कि किस आईडी का, वियर स्टाफ आईडी, कौन सी आईडी का, जो स्टाफ आईडी मैंने यहाँ पास की है लोड स्टाफ डिटेल्स को, ठीक है। और इसके साथ दूसरा, इसका दूसरा पैरामीटर जो है ना डीबी कनेक्शन, जो कनेक्शन मैंने बनाया है, ठीक है। ये डेटाबेस के साथ मैं कनेक्शन बना रहा हूँ। इसके बाद डीबी कनेक्शन डॉट ओपन है कि कनेक्शन को ओपन कर लो। इसके बाद माई रीडर डीबी कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर है कि रीडर को मतलब डेटाबेस को अभी रीड कर लो, सही है। तो माई रीडर डॉट रीड, रीडिंग करते हुए कौन कौन सी चीजें आपने रीड करनी है, ठीक है। तब तक रीड करते रहो जब तक ये चीजें कंप्लीट ना हो, सही है। मतलब डेटाबेस का सारा रीड करते रहो। और इसमें मैंने एक चीज की है ना, लॉन्ग, मतलब हमारे पास जो वेरिएबल के टाइप्स है ना, इंटीजर भी है, डबल भी है, फ्लोट भी है, लॉन्ग भी है, ठीक है, शॉर्ट भी है, सही है। तो ये इंटीजर के टाइप्स है ना, न्यूमेरिकल टाइप्स है, नंबर के टाइप्स है। तो मेरे पास एक लॉन्ग का स्टॉप स्ट्रिंग आईडी, और तो इन चीजों का सिर्फ असल में मतलब ये है ना कि हमारे पास स्टाफ आईडी जो है ना वो मैंने अपलोड किए हैं डेटाबेस से मांगी है। फर्स्ट नेम मांगा है, लास्ट नेम मांगा है, जेंडर मांगा है, फादर नेम मांगा है, डेट ऑफ बर्थ मांगा है, ठीक है। स्टाफ का सीन है, सी मैंने उससे लिया है वो डेटाबेस से। वो आपकी जो पोजीशन होगी वो ली है, एड्रेस ली है, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, कांटेक्ट नंबर, ईमेल, पासवर्ड, इमेज पाथ कि आपकी इमेज का कौन सा पाथ है। इसके बाद हम हमारे पास जो मैंने एक चीज यूज की है ना, इमेज पाथ डॉट रिप्लेस, जहां भी आप आपके ये देखो ना, रिप्लेस का मतलब ये है ना कि इस इमेज पाथ जो हमारे पास आती है ना, तो हमारे पास सी प्लस प्लस वगैरह में जो बैक स्लैश है ना, जो बैक स्लैश जो जो यहाँ नजर आ रहा है ना, जो इस साइड पे जो सीधी लकीर होती है ना लेफ्ट साइड पे, जो थोड़ी बहुत डाउन होती है ना, इसको कहते हैं बैक स्लैश। तो हमारे पास जो बैक स्लैश है ना, वो अगर किसी वर्ड के सामने आ जाए ना तो उस वर्ड का मीनिंग तब्दील हो जाता है ना। तो हमें बैक स्लैश को लिखने के लिए ये दो बैक स्लैश चाहिए। तो इसको मैं इस दो को मैंने चार पे रिप्लेस किया है। तो यानी हमारे पास जो इमेज पाथ होता है ना, वो सी मतलब ड्राइव सी डबल डॉट, और फिर एक फोल्डर होता है, फिर एक स्लैश होता है, फिर एक फोल्डर होता है, फिर स्लैश, और फिर इसका पाथ नाम होता है ना। इस तरह इमेज पाथ होती है ना। तो ये अगर मैं तो मैं जब भी इस स्ट्रिंग को कॉल करता है ना, तो वो स्लैश का जो स्लैश इससे खुद ब खुद रिमूव हो जाता था। तो इसके लिए मैंने इसके एक स्लैश को दो स्लैशेस से रिप्लेस किया है, ताकि मेरा जो इमेज पाथ है ना वो रिप्लेस ना हो, जो बैक स्लैश है। ये सिंपल मैंने एक टेक्निक इसलिए की है ना, ताकि मेरे पास इमेज पाथ सही तरीके से आए, ताकि मैं जो भी मेरा पिक्चर है ना वो सही तरीके से मैं रिट्रीव कर सकूं। समझ आ गई ना। इसके बाद जो मैंने आपको बताया रिट्रीविंग इमेज, बाइट, जो मैंने इमेज और बाइट माई रीडर पिक्चर, पिक्चर को अभी हम रीड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाइट्स को मतलब बिट्स को हम रीड कर रहे हैं, और फिर इन बिट्स से हम उस पिक्चर को उसके उन बिट्स को लेकर हम मेमोरी स्ट्रीम से वो पिक्चर ले रहे हैं, ठीक है। और फिर हम जो है ना स्ट्रिंग पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज में
उस पिक्चर को ड्रा कर रहे हैं। सही है। इसके बाद हमारे पास जो है ना स्टाफ आईडी टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट, जो हमारे पास जो है ना कि ये मैंने, इसके बाद मेरे पास 85 नंबर पे है ना स्टाफ आईडी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। तो स्टाफ आईडी स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये अगर अगर मेरे पास देखो ना कि मेरे पास जो टेक्स्ट बॉक्स में है ना वो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग शो होते हैं। इसमें कोई भी वो चीज़ शो नहीं होती ना, ये वगैरह, ये जो नंबर्स वगैरह है ना, मतलब 1 2 3 4 इंटीजर वगैरह शो नहीं होते, इंटीजर और डबल वगैरह। तो पहले अगर इन नंबर्स को आपने शो करना है तो आपको इसको स्ट्रिंग में तब्दील करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रिंग कैरेक्टर्स में तब्दील करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने स्टाफ आईडी स्ट्रिंग जो आपकी आईडी है ना उसको डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब ये कन्वर्ट करता है। ये देखो, अगर आप इस पे कर्सर को लेके जाओ ना तो नीचे एक बॉक्स अपीयर होगा, उसमें लिखा होगा कन्वर्ट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस टेंस टू इट्स इक्विवेलेंट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, लिखा नजर आ रहा है ना। आप उस स्ट्रिंग को कर्सर ले जाओ ना तो आपको एक बॉक्स अपीयर हो जाएगा एक, तो उसमें ये लिखा है। इसके बाद मेरे पास तो डेटाबेस में लिखा होता है ना कि जेंडर मेल है कि फीमेल है। सही है। तो और मैंने वहाँ जो मेल और फीमेल के लिए वो अपीयर किए जो रेडियो बटन है कि वो चेक हो जाएगी। तो अभी अगर मेरे पास जेंडर स्ट्रिंग मेल है डेटाबेस में, तो मेल रेडियो बटन डॉट चेक्ड इज इक्वल टू ट्रू। डॉट चेक का मतलब ये कि उसमें वो डॉट मतलब चेक अपीयर हो जाए। सही है। अगर जेंडर स्ट्रिंग फीमेल है, एल्स फीमेल है तो फीमेल का रेडियो बटन चेक हो जाए। सही है। इसके बाद डेट टाइम, इसके बाद मैंने डेट, जो डेट का जो बॉक्स है ना उसमें डेट डाली है, और इमेज पाथ टेक्स्ट बॉक्स में उसका इमेज का पाथ डाला है। सही है, समझ आ गई ना। इसके बाद अभी आप देखो ना 105 पे, 105 पे आप देखो बैक टू मेन फॉर्म। तो अगर हमारे पास अभी जब मैंने जो बैक का बटन अगर मैं प्रेस करूंगा ना स्टाफ रजिस्ट्रेशन में, भी जब मैं बैक का बटन प्रेस करूंगा स्टाफ रजिस्ट्रेशन में, तो मेरे पास अगर क्यूरी अपडेट होगी, अगर मैं अपडेट की तरफ से आया था ना, यानी मैंने कोई रिकॉर्ड अपडेट करना था तो मेरा मेन फॉर्म अपीयर हो जाएगा। ये देखो मेन फॉर्म डॉट शो, और इस ये फॉर्म हाइड हो जाएगा। अगर मैंने न्यू अकाउंट क्रिएट किया था, सही है, सही है, तो 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 मेरे पास लॉगिन का फॉर्म अपीयर हो जाएगा। जब मैं बैक प्रेस करूंगा ना तो लॉगिन का फॉर्म अपीयर हो जाएगा। अगर मैंने अपडेट कोई अकाउंट अपडेट किया था तो इसके लिए मेरा अपना मेन फॉर्म जो मेरा अकाउंट है ना वो अपीयर हो जाएगा। सही है। इसके बाद जो है ना मेरे पास लाइन नंबर 120 पे देखो, मेल रेडियो बटन अंडरस्कोर चेक चेंज। अगर मैंने मेल रेडियो बटन को प्रेस किया, ठीक है, उसको चेक कर लिया ना, तो मेरे पास जेंडर मेल हो जाएगा। अगर मैंने फीमेल रेडियो बटन को क्लिक कर दिया, सही है, तो मेरे पास जेंडर फीमेल हो जाएगा। सही है। इसके बाद आते हैं सेव बटन पे। ठीक है, सेव बटन अंडरस्कोर क्लिक पे आते हैं। तो अभी हमने सॉरी सेव पे अभी नहीं आते, नीचे आ जाओ, क्लियर कंट्रोल्स पे ना आओ, सेव इन अपडेट, अपडेट बटन। सही है। अभी चलो सेव पे आते हैं ना, एक मिनट। हाँ सही है, सेव पे आते हैं ना। सही है। तो अभी मैंने अगर सेव का बटन प्रेस कर दिया, सही है, तो इसके लिए पहले पहले वो इफ इज वैलिडेटेड इंफॉर्मेशन, इज वैलिडेटेड इंफॉर्मेशन का जो 131 नंबर पे पेयर हो रहा है ना, तो ये मेरे पास एक फंक्शन है। ये फंक्शन मैंने किस लिए क्रिएट किया है, तो जब आपने कोई चीज़, मतलब आपने अपना स्टाफ आईडी नहीं डाला था और आपने अब सेव का बटन प्रेस कर दिया ना,
तो आपको एक मैसेज आ गया कि आप अपना स्टाफ आईडी काइंडली डालें। इसके बाद जब आपने इमेज नहीं दिया था ना, ये अपना इमेज अपलोड नहीं किया था और आपने सेव का बटन डाला, तो आपको मैसेज आ गया कि काइंडली अपलोड दी इमेज। सही है, ये मैसेज आ गए थे ना। तो इज वैलिडेटरी इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि इफ अगर ये सारी चीज़ें ट्रू होगी, मतलब आपने वैलिड इंफॉर्मेशन सब टेक्स्ट बॉक्सेस और इमेज सब कुछ डाला है, तो इसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू नहीं होगी तो ये फंक्शन ये सेव 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 एग्जीक्यूट नहीं होगा। सही है। तो हमने इंफॉर्मेशन को वैलिड करने के लिए, इसके बाद ट्राई और कैच का ब्लॉक है, ये आपको पता है। सही है। तो इसके बाद जो है ना, इमेज बाइट इज इक्वल टू नल। जिस तरह हम ये तो मेरे पास एरे है ना, बाइट का एरे है जिसमें हम इमेज के बिट्स को स्टोर करते हैं। सही है। तो इसको जिस तरह हम किसी भी चीज़ को मतलब मेरे पास एक इंटीजर a इज इक्वल टू 0 है। सही है। तो इसमें 0 का नंबर पड़ा है ना। सही है। तो इसकी जगह यानी इमेज बाइट इज इक्वल टू नल का मतलब है ना कि ये जो एरे है ना, ये बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है। इसको एम्प्टी करने के लिए ये भी हम कह सकते हैं ना कि इसको क्लियर करने के लिए, ये भी कह सकते हैं ना कि इसको क्लियर या एम्प्टी करने के लिए हमने ये किया है। इसके बाद अभी तो जो जो मैंने इमेज अपलोड की ना, ये फाइल स्ट्रीम। सही है। तो ये इस इमेज के टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट होगा ना, वो रीड कर लेगा। सही है। इसके बाद जो फाइल मोड ओपन और फाइल एक्सेस, तो इन दोनों कोड का असल मतलब ये है ना, इन दोनों कोड का मतलब कि ये जो मेरे कंप्यूटर में जो भी इमेज में अपलोड करता हूँ ना, उसको रीड करता है और उसको फिर अपलोड करता है। सही है। इसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग क्यूरी डाली है ना, तो क्यूरी में मैंने क्या किया है कि अभी मैं सेव कर रहा हूँ ना, मतलब मेरे पास कोई न्यू रिकॉर्ड आया ना और उसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो जो न्यू रिकॉर्ड आया ना, उसको मैं अगर सेव कर रहा हूँ तो इसके लिए मैंने इंसर्ट इनटू एटीएम सिस्टम डॉट स्टाफ प्रोफाइल, कि मेरे पास जो भी स्टाफ प्रोफाइल है ना, उसमें मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। जब भी आप किसी चीज़ को सेव करते हो डेटाबेस में, तो उसके लिए इंसर्ट का कमांड यूज होता है। ठीक है। तो इंसर्ट का कमांड, तो इंसर्ट इनटू एटीएम सिस्टम स्टाफ प्रोफाइल, जो स्टाफ प्रोफाइल जो टेबल है, उसमें मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। क्या क्या चीज़ मैं इंसर्ट कर रहा हूँ? स्टाफ आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, स्टाफ सीएनआईसी, एड्रेस, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, कांटेक्ट नंबर, ईमेल, पासवर्ड, पोजीशन, इमेज पाथ और पिक्चर। ठीक है। इसके बाद मैं कौन सी वैल्यूज इसमें मतलब ये चीज़ें तो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं कहाँ से कर रहा हूँ? स्टाफ आईडी टेक्स्ट बॉक्स में स्टाफ आईडी इंसर्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स से इस तरह सारे ये कुछ मैंने लिखा है ना। सही है। तो तो इसके बाद मैंने एक और फंक्शन क्रिएट किया 146 पे। तो इस फंक्शन में मैंने इस फंक्शन को, ये जो क्यूरी मैंने क्रिएट की है ना, इंसर्ट इंसर्ट इनटू एटीएम सिस्टम वाली, ये क्यूरी मैं उधर पास कर दूंगा और फिर ये क्यूरी वो रिट्रीव करके उस डेटाबेस में वो सेव कर लेगा। सही है, समझ आ गई। इसके बाद अगर ये सारा कुछ कोई भी एरर नहीं आ गया, ठीक है, तो ट्राई कैच फाइनली, ये तीन ब्लॉक होते हैं ना। असल में हम ज्यादातर हम दो ब्लॉक यूज करते हैं, ट्राई और कैच, ताकि एरर को हम क्रिएट करें। तो जब अगर हम डेटाबेस में डेटा सही तरीके से इंसर्ट करते हैं और कोई भी एरर नहीं आता, तो कैच का एग्जीक्यूट, कैच का कोई एरर नहीं आता, तो इसके बाद फाइनली का एग्जीक्यूट होता है। फाइनली में हम ये जो आप डेटाबेस इंसर्ट करते हैं ना, सेव क्लिक करते हैं और इसके बाद मैसेज अपीयर हो जाता है कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ये अपीयर हो जाता है ना। इसके बाद 156 पे मैंने एक और मेथड क्रिएट को कॉल किया है, मेथड को क्लियर कंट्रोल, जो नीचे आपको नजर आ रहा है 162 पे। तो क्लियर कंट्रोल का मतलब ये ना कि जब आप किसी चीज को डेटाबेस में कोई चीज सेव कर लो, तो इसके बाद सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को आप एम्प्टी कर लो। एम्प्टी हो जाते हैं ना, जब आप सेव कर देते हो तो वो सारा कुछ एम्प्टी हो जाता है। बिल्कुल। तो तो इसके लिए मैंने ये मेथड यूज किया है, प्राइवेट वॉइड क्लियर कंट्रोल्स, मतलब सारा कुछ क्लियर कर दो। स्टाफ आईडी टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर, फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर, लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्लियर, और ये सारा कुछ क्लियर कर दो। सही है।
समझ आ गई ना? सारे बॉक्सेस क्लियर हो जाते हैं, सही, इमेज भी चली जाती है, ठीक है। और इसके बाद जो मैंने सेव बटन से जो एक फंक्शन कॉल किया था ना, सेव एंड अपडेट डेटाबेस स्ट्रिंग क्यूरी, तो आपकी वो क्यूरी यहाँ पास हो जाएगी, सही है। और डेटाबेस का कनेक्शन ओपन हो जाएगा। और फिर यहाँ आपका जो भी वो कमांड, मतलब ये वही चीज़ है ना, एग्जीक्यूशन ऑफ क्यूरी, डीबी कमांड वन, और फिर ये जो आपका इमेज भी वहाँ ऐड हो जाएगा, सही है। और इसके बाद आपकी एग्जीक्यूट क्यूरी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, सही है। तो इसका मतलब ये है ना कि आपने वो स्ट्रिंग पास कर दी, सही है। और इसके साथ आपने सारा कुछ डेटाबेस में डाल दिया। तो ये सब कुछ अगर जब आप डाल लोगे तो इसके बाद आपका आपकी अगर सक्सेसफुली, मतलब आपने सब कुछ सही तरीके से किया, ठीक तरीके से किया है, तो आपका मैसेज अपीयर हो जाएगा कि आपका जो भी वो है ना, जो भी फंक्शन है ना, या जो भी मतलब क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है ना, आपने जो भी वो सक्सेसफुली ऐड हुए हैं, वो मैसेज अपीयर हो जाएगा और सारे कंट्रोल क्लियर हो जाएंगे, सही है। इसके बाद आता है अपडेट बटन, जो 201 पे है। ये भी वही प्रोसेस है, ठीक है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, सही है। इसमें आपने जो भी वो जब आप अपडेट स्टाफ प्रोफाइल पे क्लिक करते हो ना, मेन पेज पे, ठीक है। तो आपका जो अकाउंट का डेटा है ना, वो सारा कुछ अपीयर हो जाता है, सही है। और फिर इसको आप एडिट भी कर सकते हो ना, सही है। तो अब अभी आप जब एडिट भी कर सकते हो, तो इसके साथ आपको आप जो कुछ भी एडिट करोगे करोगे तो इफ इज वैलिड इंफॉर्मेशन, मतलब अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन वैलिड दी है ना, सही तरीके से दी है, सही है। तो इसके साथ आपको आपका सारा कुछ वही वो इमेज वगैरह रिट्रीव हो जाएगा, ये सारा कुछ। और इसके लिए एक क्यूरी है ना, अपडेट एटीएम सिस्टम स्टाफ प्रोफाइल सेट स्टाफ आईडी इज इक्वल टू दिस स्टाफ आई टेक्स्ट बॉक्स डाटा और फर्स्ट नेम, तो ये कर लो। तो अगर आप कोई चीज़ भी, तो ये चीज़ आप सीख लो ना कि अगर आप कोई चीज़ इंसर्ट कर रहे हो डेटाबेस में, न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, तो इसके लिए इंसर्ट का कमांड है। अगर आप डेटाबेस को अपडेट कर रहे हो, कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट को अपडेट कर रहे हो, तो इसके लिए अपडेट का की अपडेट एटीएम सिस्टम। तो ये वही चीज़ है कि अपडेट एटीएम सिस्टम डाटा स्टाफ प्रोफाइल, सही है। कि आप इस क्यूरी के ज़रिए अपडेट कर दो, ये क्यूरी लिख दो कि मैंने ये चीज़ें अपडेट करनी है, सही है। और इसके बाद सेव एंड अपडेट डेटाबेस क्यूरी, उस फंक्शन को कॉल कर दो, उसमें क्यूरी को डाल दो। और फिर ये वाला फंक्शन, जो फंक्शन नंबर है ना, फंक्शन 182 पे लाइन पे जो फंक्शन है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका डेटाबेस अपडेट हो जाएगा, समझ आ गई। और इसके बाद जो 222 पे एक फाइनली का ब्लॉक है, उसमें जब आपका सारा कुछ सही होगा और डेटाबेस में सही अपडेशन हो जाएगी, तो आपको मैसेज अपीयर हो जाएगा कि आपका अपडेटेड सक्सेसफुली, डेटा अपडेट सक्सेसफुली, और कंट्रोल्स क्लियर हो जाएंगे, सही है। तो ये सिंपल है ना, सही है। तो इसके साथ एक और चीज़ आती है। तो जब आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं, 231 लाइन पे आ जाओ। आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हो ना, तो जब आप पिक्चर इंसर्ट करने के लिए उस पिक्चर पे क्लिक करते हो, जो ब्लैक पिक्चर मैंने डाली है ना, उस पे क्लिक करते हो, तो आपको एक वो डायलॉग ओपन हो जाता है ना, कि आपने कौन सी पिक्चर अपलोड करनी है अभी। म- मतलब आपको एक विंडो अपीयर हो जाती है ना, आपके अपने कंप्यूटर की वो फोल्डर अपीयर हो जाते हैं कि आपने कौन सी पिक्चर अपडेट अपलोड करनी है, सही है। तो इसके लिए मैंने ये कोड लिखा है ना कि ओपन, ये देखो, ये ट्राई के बाद ओपन फाइल डायलॉग, मतलब वो डायलॉग बॉक्स ओपन कर लो, मतलब वो फोल्डर्स ओपन कर दो मेरे, ठीक है। और उसमें ये ओपन फाइल, सही है। और ओपन फाइल डॉट फिल्टर, मतलब वहां मैंने फिल्टर लगा दिए कि मैंने कौन कौन सी चीजें यहाँ मैं अपलोड कर सकता हूँ। जेपीजी फाइल में अपलोड कर सकता हूँ, पीएनजी फाइल में अपलोड कर सकता हूँ, और मतलब सारा कुछ जो भी फाइल है ना इसके बकाया, वो भी अपलोड कर सकता हूँ, सही है। तो मैं इसमें ज्यादातर जेपीजी और पीएनजी फाइल्स या बिटमैप फाइल, मतलब ये मैंने वो पिक्चर के लिए की है ना, ये कोडिंग।
पिक्चर के टाइप से बिल्कुल। इसके बाद जो है ना, अगर मैंने कोई पिक्चर सेलेक्ट कर दी, सही है, 239 पे, और ओके प्रेस कर दिया, तो वो पिक्चर अपलोड हो जाएगी, सही है। उसका उस पिक्चर का लोकेशन मैंने लिया है ओपन डॉट फाइल नेम डॉट टू स्ट्रिंग। मतलब ये ना कि उसका कौन सा पिक्चर का कौन सा लोकेशन है, और उसका नाम क्या है, सही है, फाइल का नाम क्या है, ठीक है। और वो मैंने इमेज पाथ टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट में वो फाइल नेम डाल दिया, सही है। और स्टॉप पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज लोकेशन में पिक्चर का लोकेशन डाल दिया, सही है। तो इस तरीके से मैं पिक्चर अपलोड करता हूँ, सही है। और इसके बाद कैच का ब्लॉक है, अगर कोई इसमें एरर हो तो वो एरर भी मेरे लिए कैच कर ले। इसके बाद वो फंक्शन आ गया इज वैलिडेटेड इंफॉर्मेशन, जिसमें हम अपियर करते हैं कि आपने अगर कोई चीज़ गलत दे दी तो वो आपको फौरन बता देगा कि आपने ये चीज़ गलत दे दी, सही है। सही है। तो इसमें मैंने एक गलती की, मैंने वोटर का आईडी डाले, स्टाफ आईडी। तो ये देखो, अभी मैंने लिखा है ना, इफ स्टाफ आईडी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी, अगर मेरे पास स्टाफ आईडी टेक्स्ट 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 बॉक्स में कोई चीज़ मैंने नहीं डाली, तो मेरे पास एक मैसेज जनरेट हो जाए कि आपका स्टाफ आईडी रिक्वायर्ड है, समझ आ गई, और रिटर्न फॉल्स। और इस अभी आप ये देखोगे ना 253 पे, कि प्राइवेट बूल का मतलब बोलियन, ट्रू या फॉल्स, ये एक डेटा टाइप है ना, इसको कहते हैं बुलियन। तो इसमें ट्रू और फॉल्स होते हैं ना, ठीक है। तो 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 इसके दो ट्रू या फॉल्स। तो अभी इस फंक्शन का रिटर्न टाइप जो है ना वो बूल है। तो या ये ट्रू ट्रू रिटर्न करेगा या ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो मेरा सारा डेटा वैलिड है, ठीक है। अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो मैंने कोई गलती की है और वो मैसेज अपियर हो जाएगा, सही है। तो इस तरह ये देखो, फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ये भी इसी तरह का है। अगर ये एम्प्टी हो, लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी हो, तो ये इसके बाद देखो, ये अगर मैंने ये जो 270 लाइन पे आ जाओ, डेट टाइम डॉट टुडे डॉट 8 ईयर्स माइनस 18, तो इसका मतलब ये है ना कि मैं आज के डेट से 18 साल मनफी कर दूंगा। मतलब 8 ईयर्स माइनस 18, मतलब अभी जो डेट है ना उससे मैं टोटल 18 साल मनफी कर दूंगा, सही है। और 18 साल अगर मैंने मनफी कर दिए, और वो मेरे उसके जो डेट ऑफ बर्थ से जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है ना, वो 18 साल से अगर कम होगा ना, तो मैं यहाँ रजिस्टर नहीं कर सकता, सही है। ये समझ आ गई ना ये बात। तो ये इसका इसका मतलब है जी जी। मतलब वो आपको 18 साल का होना चाहिए अकाउंट बनाने के लिए, सही है, ठीक है। तो ये अभी वो हो सकता है ना, आप अगर आप डायरेक्ट नहीं, आपको एतराज करें ना कि ये तो 18 साल नहीं है या कुछ है, तो आप इसको -18 की जगह -13 भी कर सकते हो, ठीक है। -13 तो 13 साल से कम लोगों के अकाउंट नहीं बनेंगे, सही है। तो ये आपकी मर्जी है ना, सही है। इसके बाद जो है ना कि अगर आपने कोई भी जेंडर सेलेक्ट नहीं किया, सही है, तो आपको मैसेज आ जाएगा कि जेंडर मस्ट बी सिलेक्टेड, सही है। आपने एनआईसी नंबर नहीं डाला, एनआईसी नंबर डाल दो काइंडली। फादर नेम नहीं डाला, एड्रेस नहीं डाला, प्रोविंस नहीं डाला, डिस्ट्रिक्ट कांटेक्ट नंबर नहीं डाला, ईमेल एड्रेस पासवर्ड नहीं डाला, सही है। आपने इमेज नहीं डाला तो इमेज का पेयर हो जाएगा, सही है। और ये जो मैं और ये वैलिडेशन मैसेज, तो ये भी आप देखो ना, तो यहाँ मैंने एक दूसरा दूसरा फंक्शन कॉल किया है। ये लाइन नंबर, ये सारों में अभी आप देखो ना, वैलिडेशन मैसेज, कांटेक्ट नंबर टेक्स्ट बॉक्स और कांटेक्ट नंबर इज रिक्वायर्ड, सही है। तो ये मैंने एक दूसरा फंक्शन यहाँ कॉल किया, और एक कौन सा फंक्शन मैंने कॉल किया है, 335 लाइन पे आ जाओ, 335 लाइन पे, प्राइवेट वॉइड वैलिडेशन मैसेज। कंट्रोल कंट्रोल और वैलिडेशन मैसेज,
तो ये जो भी टेक्स्ट बॉक्स होगा ना, और इसमें आपने कोई चीज़ नहीं डाली होगी, तो उसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। सही है। और उसका कलर पिंक शक्ल का हो जाएगा ना, पिंक पिंक कलर हो जाएगी इसकी बैकग्राउंड कलर। और आपको एक मैसेज अपीयर हो जाएगा कि आपने ये चीज़ यहाँ गलती की है। सही है। तो ये नीचे की जो चीज़ें हैं ना, वो ये मैंने इसलिए कि ये वैलिडेशन के लिए ना। तो अभी आप अगर ये देखो ना कि ID टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर की प्रेस 347 पे आ जाओ ना। अ- अब ये 341 पे आ जाओ, 341 पे कंट्रोल अगर अंडरस्कोर टेक्स्ट चेंज। अभी आपने ये देखा होगा ना, आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट इंटर करते हो, तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो चेंज हो जाता है। ये आपने देखा है कि नहीं? वो अभी दिखाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ना कि ये खुद बहुत चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसके बाद ये ID अंडरस्कोर क्रीप की प्रेस। तो आपको मैंने एक कुछ फंक्शन डाले हैं ना, कि अभी जो स्टाफ ID टेक्स्ट बॉक्स में ना, उसमें आप सिर्फ नंबर इंटर कर सकते हो। आप कोई और चीज़ इंटर करो ना, मतलब कोई इंग्लिश का वर्ड इंटर करो ना, तो वो इंटर खुद बहुत नहीं इंटर होगा। सही है। इसके बाद दूसरे जो मुख्तलिफ मतलब जिसमें हमारे पास ये मैंने मुख्तलिफ कोड्स किए हैं ना, ठीक है। तो अगर कांटेक्ट नंबर है ना, तो उसमें आपको आप इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट वो इंटर नहीं कर सकते। सही है। इसके साथ ईमेल के टेक्स्ट बॉक्स में, एड्रेस के टेक्स्ट बॉक्स में, इसमें यानी मैंने खुद ही वैलिडेशन लगाई है ना। सही है। तो ये अभी अभी आप देखो ना, मैं आपको एक समझाता हूँ ना। तो अभी लाइन 350 पे आ जाओ। इफ नॉट करेक्टर डॉट इज डिजिट, अगर मेरे पास जो मैंने ई डॉट की करेक्टर, मतलब कीबोर्ड से जो मैंने करेक्टर इंटर किया है। सही है। मतलब इसका मतलब है कि अगर कीबोर्ड से मैंने जो कुछ भी वो किया है ना, जो भी जो बटन मैंने प्रेस किए है ना, अगर वो डिजिट नहीं हो और बैक स्पेस नहीं हो, ठीक है, इस कंट्रोल या कंट्रोल करेक्टर नहीं हो ना, मतलब कंट्रोल करेक्टर में हम हमारे पास बैक स्पेस आती है, डिलीट आती है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर ना हो ना, तो मेरे पास जो वो चीज़ फिर इंटर ना हो, सिर्फ और सिर्फ इसमें मेरे डिजिट्स इंटर हो और कंट्रोल करेक्टर इंटर हो। सही है। इसके बाद लाइन नंबर 358 पे आ जाओ। ये भी वही है ना, अगर मेरे पास इज लेटर, अगर लेटर ना हो या कंट्रोल करेक्टर ना हो या वाइट स्पेस ना हो ना, इसके बजाय कोई चीज भी इंटर ना हो, सिर्फ और सिर्फ ये चीजें इंटर हो मेरे पास। सही है। हाँ, वाइट स्पेस का मतलब स्पेस है। सही है। तो अभी आप तो ये कोड तो एंड हो गया। सही है। तो ये कांटेक्ट नंबर का भी यही मतलब है ना, आपको सिर्फ और भी समझाना था ना। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ ना कि ये किस तरह होता है, अभी आप खुद भी चेक कर लो। सही है। तो ये मैंने मुख्तलिफ फीचर्स डाले हैं ना, इंशाल्लाह ये आपको परेशान नहीं करेंगे, ये एक सिंपल कोड है ना। मेरे ख्याल में अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि आप डॉक्टर नहीं आपसे पूछे और आपको शायद पता न चले ना। हाँ। नहीं, फिर आप जब पूछा जाए ना, तो आपको मतलब वो कोई बता देंगे ना कि ये एड्रेस अंडरस्कोर की प्रेस का क्या मतलब है। तो आपको अभी अभी ये पता चल गया है ना कि की प्रेस का मतलब ये है ना कि हम की प्रेस, वही सिंपल मतलब है ना, की को प्रेस करना। हाँ हाँ हाँ। अ, खुद पूछ हाँ, ये बात है, ये असल में ट्रिक ये होती है ना प्रेजेंटेशन में। सही है। सही तरीके से प्रेजेंटेशन को बना लो। मतलब ये जो एप्लीकेशन है ना, उसके सारे स्नैपशॉट्स ले लो। सही है। और वो प्रेजेंटेशन में पोस्ट कर लो कि ये मेरा लॉगिन बटन, लॉगिन फॉर्म होगा, ये मेरा बैंकिंग सिस्टम होगा, ये मेरे ये होगा, ये मेरे ये होगा। सही है। तो वो सारे प्रेजेंटेशन में पेस्ट कर लो। सही है। तो अभी आपको अगर कहा जाए एप्लीकेशन को रन कर लो, ठीक है, तो आप वो रन कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना, मतलब आपको अभी आपसे कोई टेक्निकलिटी पूछी नहीं जाएगी ना। और अभी भी आपका वो हार्डवेयर का रहता है ना, ठीक है। तो आप हार्डवेयर बाद में बना लो, तो उसको कह दो कि हमारे पास लास्ट में हम ये हार्डवेयर इंक्लूड करेंगे। सही है। हाँ। तो आपने वो कर दिया। हाँ, स्क्रीनशॉट डाल दो ना, मतलब ये ना
कि आप अपना लॉगिन फॉर्म में अपनी आईडी और पासवर्ड इंटर कर लो। अभी आप इंटर कर लो लॉगिन फॉर्म में अपनी आईडी और पासवर्ड, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। सही है, प्रिंट स्क्रीन के साथ। सही है, प्रिंट की स्क्रीन के साथ आप ले सकते हो ना इसका स्क्रीनशॉट। सही है, इससे अभी ना लो क्योंकि अभी तो मेरी वो आईडी भी नजर आएगी ना, क्योंकि वो स्काइप की वो नजर आएगी ना। सही है, हाँ हाँ, बाद में ले लो कि आपका पूरा स्क्रीनशॉट सही तरीके से, फिर इसके बाद लॉगिन कर लो। सही है, मतलब आप अभी लॉगिन कर लो। लॉगिन कर लिया? हाँ हाँ, बस ठीक है, सही है, अभी हम समझ आ गई की बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। वो आपको कहेंगे कि आप सॉफ्टवेयर रन कर दो, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर रन करने में भी कोई मसला नहीं है ना। ठीक है, हाँ हो, बिल्कुल नहीं। तो ये भी ठीक है ना। आप सिर्फ सॉफ्टवेयर रन कर ले, प्रेजेंटेशन ना करे। सही है, हाँ उसकी भी उसका यानी कोई कोई मसला नहीं है ना कि आपको, और वो भी आपको कहेंगे ना कि आप ने क्या चीज़ रन करनी है ना। सही है, ठीक है। तो अभी आपको मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना कि एहतियात के लिए आप अपनी प्रेजेंटेशन में ये स्क्रीनशॉट डाल दें। सही है, तो अगर आपको कहेंगे कि प्रेजेंटेशन कर लें, या आप फिर आप खुद ही कह देना कि हमने सॉफ्टवेयर, अब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए हैं और वो हम आपको रन करवा रहे हैं। सही है, सही है। क्रिएट कस्टमर, तो अभी हम कहाँ जा रहे थे? तो ये देखो, आप अपडेट स्टाफ अकाउंट पे क्लिक कर लो। हाँ, नहीं, अपडेट पे क्लिक ना करो, क्रिएट बैक हो जाओ, क्रिएट कस्टमर अकाउंट पे क्लिक कर लो। हाँ, एक मिनट, ये वो फीचर नहीं आ रही इसमें। जी, नहीं नहीं, आप कहाँ जा रहे हो? आप उस फॉर्म को ओपन कर लो ना। हाँ हाँ, फॉर्म को ओपन कर लो, हाँ रन कर लो ना। हाँ, सही है, रन कर दिया आपने। तो अभी आप इसमें कोई भी वो अल्फाबेट जो स्टाफ आईडी है ना, सॉरी, जो इसमें आप साइन अप पे क्लिक कर लो, साइन अप पे। अच्छा, बस ठीक है ना। साइन अप क्लिक कर लो, क्लिक कर दिया, साइन अप आ गया। तो स्टाफ आईडी में अभी आप कोई अल्फाबेट डालने की कोशिश करो। हाँ, हो रहे हैं अल्फाबेट? नहीं हो रहे हैं ना। और अभी आप डिजिट इंटर करो तो डिजिट इंटर होंगे। तो इसके लिए मैं समझा रहा था ना कि इसमें जो मैंने कोड लिखा है ना कि इसके जरिए सिर्फ और सिर्फ ये डिजिट यहाँ इंटर होंगे। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में आपके सिर्फ अल्फाबेट इंटर होंगे और स्पेस वगैरह इंटर होगी। सही है, तो ये मैं ये चीज़ समझा रहा था। सही है, तो जो मेरे पास ये आपको समझ आ गई ना सारा कुछ। तो अभी जो मेरे पास कस्टमर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, वो बिल्कुल हूबहू इसकी तरह है। इससे एक लफ्ज भी तब्दील नहीं है, एक लफ्ज भी बहुत ज्यादा है, अगर मैं कहूँ कि एक लफ्ज भी तब्दील नहीं है। ठीक है, हाँ, तो अभी वो समझाऊं या? जी, तो अगर आपको इसमें कोई मसला हो ना तो फिर मुझे बता दें, ठीक है, क्योंकि अभी अगर ये वही चीज़ है ना, अगर इसे फिर वही वो टाइम करेंगे ना। ठीक है, तो फिर वो हाँ जी, हाँ वो वही पिन नंबर, मतलब आप अपनी मर्जी का कोई भी पिन नंबर इंटर कर लो, 4 नंबर का, 5 नंबर का, जितना भी आप इंटर कर सकते हो। ठीक है, तो तो आप कहोगे ना कि मैंने टू लेवल सिक्योरिटी की है, टू लेवल सिक्योरिटी,
क्योंकि ये एटीएम सिस्टम है ना, इसको आपने मतलब ये आपका पूरा बैंक अकाउंट होता है, इसको आपने आप जितना भी सिक्योर कर सकते हो सिक्योर कर लो। सही है, ठीक है। तो अभी पहले फिंगरप्रिंट तो ये एटीएम सिस्टम क्यों बना रहा था, ताकि ये आपका एटीएम सिक्योर हो जाए ना। सही है। तो तो ये चीज है सही है, तो टू लेवल सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सर्च रिकॉर्ड पे। सही है। वो भी अगर आपको वो मेन का कुछ समझ आया हो ना, जो मैंने वो किया था ना, जो आप लॉगिन करते हो ना और आपके अकाउंट डिटेल अपीयर हो जाते हैं। सही है, तो ये सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ ना कि ये किस तरह की चीज। सही है। इसमें हम डिलीट भी समझा देंगे ना। सही है। जो डिलीट है ना, वो भी इसी में आता है, ठीक है। सही है। आप जब सर्च कस्टमर अकाउंट को क्लिक करते हो तो आपको सर्च का बटन नजर आएगा ना। लेकिन आप जब डिलीट को क्लिक करोगे ना, डिलीट रिकॉर्ड को क्लिक करोगे, डिलीट रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोफाइल स्टाफ, तो आपको डिलीट का वो नजर आएगा। सही है। अभी आप ये कर लो ना, स्टार्ट कर लो इसको, स्टार्ट पे क्लिक कर लो, स्टार्ट पे, और अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाओ। तो अभी आप सर्च पे क्लिक कर लो, सर्च कस्टमर अकाउंट पे क्लिक कर लो, जो बटन है ना, आ गया। तो अभी आप ये नजर आ रहा है ना कि आपको ये सिर्फ और सिर्फ वो डिलीट का जो बटन था ना, जो वहाँ पड़ा था ना, वो नजर नहीं आ रहा। वही काउंट है, ठीक है। वही फॉर्म है, लेकिन इसमें अभी हम सिर्फ और सिर्फ सर्च कर सकते हैं। ये देखो, मे, 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 आप कोई कस्टमर की जो आईडी आपने कल डाली थी वो डाल दो और सर्च कर लो। अच्छा, वो डिटेल आ गई ना, ठीक है। इसके साथ आप बैक हो जाओ, डिलीट कस्टमर अकाउंट पे क्लिक कर लो, डिलीट कस्टमर या स्टाफ अकाउंट। सही है। तो इसमें आप ये सर्च कर लो, और इसके साथ अगर आप जब ये देखो ना, अभी वो डिलीट का वो भी आ रहा है, ठीक है, डिलीट का बटन भी अपीयर, पहले डिलीट का बटन अपीयर नहीं हो रहा था। तो तो अभी आप अगर डिलीट पे क्लिक करोगे ना, तो आपका ये अकाउंट डिलीट हो जाएगा, लेकिन डिलीट पे क्लिक ना करो, क्योंकि ये कस्टमर का हमें चाहिए है ना बाद में। सही है। ठीक है, तो लॉग आउट हो जाओ, लॉग आउट हो जाओ, इस एप्लीकेशन को क्लोज कर लो। सही है। तो अभी समझ आ गई ना ओवरव्यू की। ठीक है, तो अभी चलते हैं इस सर्च रिकॉर्ड और डिलीट रिकॉर्ड में। ठीक है, तो ये फिर हमारा ये वाला एप्लीकेशन का ये पार्ट हो जाएगा। सही है। सही समझ आ गई ना अभी। और एक डिपॉजिट का रह जाएगा, तो डिपॉजिट का भी करते हैं अभी। सही है। तो अभी ये देखो ना, स्टार्ट से जो कुछ भी लिखा है वो आपको पहले से पता है। 1 to 11 जो यूजिंग का लिखा है। इसके बाद ये सारा कुछ आपको पता है, ये मैंने एक 18 नंबर पे स्ट्रिंग स्टाफ आईडी और लॉन्ग कस्टमर आईडी, ये मैंने दो वेरिएबल असाइन किए हैं। सही है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल, एक लॉन्ग वेरिएबल। सही है। सही है। लॉन्ग वेरिएबल जो होता है ना, ये मतलब इसमें आपको 2 की पावर 32 तकरीबन ये वो आ सकते हैं ना। मतलब इंटीजर तो 4 बाइट्स का होता है ना। सही है। हाँ। तो ये लॉन्ग जो है ना, ये आई थिंक 64 बाइट्स का होता है ना। ठीक है। सही है। तो इसमें मतलब आप जितना भी जितना भी बड़ा डिजिट डालोगे ना, तो ये लेगा। ठीक है। इसके बाद 20 नंबर पे वही मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर की है। सही है, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। इसके बाद इनिशियलाइज कंपोनेंट आ रहा है, स्टाफ आईडी इज इक्वल टू आईडी आ रहा है। सही है। अभी ये मैं सर्च रिकॉर्ड सिस्टम कर रहा हूँ ना, ये मतलब रिकॉर्ड को सर्च कर रहा हूँ। ठीक है। सही है। इसके बाद जो है ना, सर्च कस्टमर आईडी टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस। तो इसका मतलब ये है ना कि अब आप जब भी सर्च रिकॉर्ड बटन में, मेन फॉर्म में सर्च रिकॉर्ड बटन पे आप क्लिक करोगे ना। सही है। तो आपका जो टेक्स्ट बॉक्स का फोकस होगा ना, मतलब आपका कर्सर सर्च आईडी टेक्स्ट बॉक्स में अपीयर हो जाएगा। तो अभी अगर आप जो है ना, इफ पिक्चर इज इक्वल टू सर्च,
तो अगर आपने सर्च पे क्लिक किया है, मतलब मेन फॉर्म में आपने सर्च पे क्लिक किया है, ठीक है, सही है ना। जो मेन फॉर्म जो है ना उसमें आपने सर्च बटन पे क्लिक किया है, तो आपका जो मेन हेडर पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज, तो ये आपका सर्च कस्टमर रिकॉर्ड हो जाएगा। यानी आपका जो ये टॉप पे इमेज नजर आ रहा है ना, जो सर्च कस्टमर रिकॉर्ड फॉर्म, फिंगरप्रिंट एटीएम सिस्टम और सर्च कस्टमर रिकॉर्ड फॉर्म, तो आप जब सर्च पे क्लिक करते हो ना, तो ये नजर नजर आता है कि सर्च कस्टमर रिकॉर्ड। अगर आप डिलीट पे क्लिक करते हो, डिलीट पे, सही है, डिलीट बटन पे, तो आपको एक दूसरा पिक्चर नजर आएगा कि डिलीट रिकॉर्ड्स, जो आपने अभी देखा है ना अव्वल। और जो डिलीट रिकॉर्ड बटन है ना, वो जब आप सर्च पे क्लिक करोगे तो डिलीट रिकॉर्ड का जो बटन है ना, वो इनविजिबल हो जाएगा ना, ठीक है। और अगर आप डिलीट पे क्लिक करोगे तो आपका वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपने सर्च कस्टमर आईडी टेक्स्ट बॉक्स में 42 लाइन पे आ जाओ, ठीक है, तो अगर इसके इफ सर्च कस्टमर आई टेक्स्ट बॉक्स दैट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी, अगर आपने सर्च बटन क्लिक कर दिया, सही है, जो सर्च कस्टमर आईडी का जो फॉर्म है ना, उसमें जो छोटा का सर्च का बटन है ना, मौजूद है, सही है, वो आपको नजर आया था ना। तो अगर आपने सर्च आईडी कस्टमर आईडी टेक्स्ट बॉक्स में कोई चीज नहीं लिखी और आपने सर्च कर दिया, सर्च का बटन क्लिक कर दिया, तो आपको एरर नजर आएगा कि पहले काइंडली आप कस्टमर आईडी को इंटर कर लें, फिर सर्च कर लें, सही है। अगर आपने कस्टमर आईडी टेक्स्ट बॉक्स अगर आपने लिखा है ना, ठीक है, और आपका जो कस्टमर आईडी आपकी डेटाबेस में मौजूद नहीं है ना, तो आपको एरर आ जाएगा कि आपका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है डेटाबेस में, रिकॉर्ड एरर, जो लाइन 56 पे है। अगर आपका रिकॉर्ड मौजूद होगा, तो आपका सारा अकाउंट का डेटा जो लाइन 53 पे है ना, लोड कस्टमर डिटेल्स कस्टमर आईडी, तो कस्टमर का सारा डेटा वो अपीयर हो जाएगा। जी ना, 53 पे। अभी आपको मेरे ख्याल से समझ नहीं आएगा ये ना, बात ये ना। तो इफ सर्च कस्टमर आईडी डॉट टेक्स्ट बॉक्स डॉट नॉट एम्प्टी, मतलब अगर ये एम्प्टी ना हो, तो आप जो भी कस्टमर आईडी आपने दी है ना, उसके लिहाज से कस्टमर का डेटा उठा लो डेटाबेस से। लेकिन अगर आपकी कस्टमर आईडी डेटाबेस में मौजूद नहीं है, तो आपको मैसेज आ जाएगा कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, रिकॉर्ड एरर। अगर आपकी कस्टमर आईडी मौजूद है, तो आपका सारा डेटा अपीयर हो जाएगा। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ ना, आप काइंडली फिर लॉग इन हो जाए। हाँ, स्टार्ट कर लें। जब आप देख लेंगे ना, तो आपको इस कोड का मतलब समझ आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। और सीधे सर्च रिकॉर्ड पे आ जाओ। सर्च रिकॉर्ड पे आ गए, तो अभी जो इसमें कोई भी चीज इंटर ना करो, जो टेक्स्ट बॉक्स नहीं है उसमें, और सर्च के बटन को प्रेस कर दो सिर्फ। नहीं 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 नहीं, आपने कोई चीज इंटर की है? नहीं नहीं, हाँ सही है। इसके बाद कोई चीज इंटर कर लो जो मतलब आपका जो आपने जो कस्टमर रजिस्टर किया था ना, उसकी आईडी के अलावा कोई दूसरी आईडी इंटर कर लो। रिकॉर्ड नॉट फाउंड, सही है। अभी आप अपने कस्टमर की आईडी को इंटर कर लो, जो आपने कस्टमर रजिस्टर किया है। रिकॉर्ड अपलोड हो गया। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था, ठीक है, तो इस कोड का सारा मतलब ये है, सही है। अभी इस एप्लीकेशन को क्लोज कर लो, फिर लॉग आउट हो जाओ और क्लोज कर लो, सही है। तो ये सिंपल है ना, ये इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज इंशाल्लाह नहीं है कि हाँ, सही है। अभी आपने, अगर आपका आईडी करेक्ट है, सही है, और आपका आईडी मौजूद है इसमें, सही है, तो अभी आपका डेटा अपलोड होना है, जो आपको पहले से पता है कि डेटा किस तरह अपलोड होता है, सही है। तो लाइन नंबर 67 पे आ जाओ। ये मैंने एक फंक्शन को जो कॉल किया था ना, वहां से लोड कस्टमर डिटेल्स लॉग कस्टमर आईडी, आपका यहाँ कस्टमर आईडी पास होगा, सही है।
67 पे। और इसके बाद आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा 71 लाइन पे जो लिखा है आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। इसके बाद आप कमांड पास करोगे, सही है, माई एसक्यूएल कमांड, ठीक है। और सेलेक्ट फ्रॉम एटीएम सिस्टम के कस्टमर की इस आईडी के लिहाज से जो भी अकाउंट डेटा है ना वो एपीआर कर लो। और जो भी स्टाफ आईडी है ना, सही है, जो 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 आ, और कस्टमर आईडी का जो भी उसका बैलेंस है ना वो भी मुझे शो होना चाहिए, सही है। और डेटाबेस का कनेक्शन डीबी कनेक्शन डॉट ओपन, मतलब डेटाबेस का कनेक्शन ओपन कर लो। इसके बाद लिखा है माई रीडर इज इक्वल टू डेटाबेस कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर, मतलब डेटाबेस को रीड कर लो अभी, सही है। और इसमें ये चीजें रीड कर लो, सही है। कस्टमर आईडी को, लास्ट नेम को, फर्स्ट नेम को, जेंडर को, फादर नेम को, कांटेक्ट नंबर, पिन नंबर, अकाउंट टाइप, ये सारा कुछ रीड करते जाओ, सही है, सही है। इसके बाद जो है ना दूसरी वो जिस स्टाफ मेंबर ने आपको रजिस्टर किया है ना, सही है, मतलब ये देखो ना 118 पे, वन अकाउंट क्रिएटेड बाई, मतलब जिस स्टाफ मेंबर ने आपको रजिस्टर किया है ना उसका नाम भी लिख लो, सही है। और इसके साथ जो है ना 128 पे आ जाओ, लाइन नंबर 128 पे, करंट बैलेंस लेबल डॉट टेक्स्ट, मतलब हमारे पास इस कस्टमर का जो भी हमारे पास बैलेंस मौजूद है ना, इसका जो भी डेटाबेस में जो अकाउंट में जो भी बैलेंस है ना वो भी एपीआर कर लो यहाँ। और इसके बाद डी कनेक्शन डॉट क्लोज, इस डेटाबेस को क्लोज कर लो। समझ आ गई ना इस बात की? अच्छा, तो इसके बाद जो है ना मेरे पास प्राइवेट बैक टू मेन फार्म बटन अंडरस्कोर क्लिक, अगर आप बैक पे प्रेस करोगे तो आपको मेन फार्म अपीयर हो जाएगा, सही है। इसके बाद वही आईडी टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर की प्रेस का वही कंट्रोल है कि आप सिर्फ और सिर्फ सर्च टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स को इंटर कर सकते हो, कोई भी इंग्लिश का लेटर इंटर नहीं कर सकते, सही। इंग्लिश का लेटर या कोई कामा वगैरह ये स्पेस वगैरह ये इंटर नहीं कर सकते, आप इंटर करने की कोशिश करो तब भी इंटर नहीं होगा। हाँ हाँ, ये जो 150 पे लिखा है, सही है, ये समझ आ गई ना? तो इसके बाद आप आ जाओ 156 पे। ये अगर आपने आप जब मेन फॉर्म में डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक करते हो तो आपको एक फॉर्म अपीयर हो जाता है ना कि आपने कौन सा आईडी डिलीट करना है, सही है। तो आप उस सर्च टेक्स्ट बॉक्स में उस आईडी को इंटर कर लो, सही है। तो आपको उस आईडी का सारा डिटेल अपीयर हो जाएगा। और इसके बाद आप जब डिलीट बटन, जो नीचे डिलीट बटन होता है ना बैक के साथ, उस पर क्लिक करोगे ना तो इसका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, सारा डेटा, सही है। तो डिलीट के लिए मैं कौन सी क्यूरी यूज कर रहा हूँ, ये देखो, डिलीट फ्रॉम एटीएम सिस्टम बेल डॉट बैलेंस। पहले मैंने उसका अकाउंट का डेटा डिलीट कर दिया, फिर जो भी डिपॉजिट का टेबल है, ट्रांजैक्शन का टेबल है, कस्टमर प्रोफाइल और कस्टमर आईडी जो भी है ना वो सारा कुछ मैंने डिलीट कर दिया, सही है। तो इसके बाद अगर ये सारा कुछ डिलीट, तो इसके बाद देखो ना 171 लाइन पे डिलीट डेटाबेस कस्टमर डेटा, तो मैंने एक ये और फंक्शन क्रिएट किया है ना, और इस फंक्शन में मैंने ये उसको चारों क्यूरीज सेंड कर दिए हैं, क्यूरी 1, क्यूरी 2, क्यूरी 3, क्यूरी 4। और जब आपका डेटा सही तरीके से डिलीट हो जाएगा, सही है, तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। इसके बाद ये जो है ना क्लियर कंट्रोल्स का मतलब वही है कि सारा कुछ क्लियर कर लो। इसके बाद जो मैंने मेथड को कॉल किया था ना डिलीट डेटाबेस कस्टमर 204 लाइन पे, लाइन नंबर 204 पे आ गए, लाइन नंबर 204 पे। तो लाइन नंबर 204 पे मेरे पास जो है ना ये वाला, तो इसमें मैंने वो क्यूरीज इसको पास कर दी थी ना, डिलीट डेटाबेस कस्टमर डेटा को क्यूरी 1, क्यूरी 2, क्यूरी 3, क्यूरी 4 पास कर दी थी। और उसके लिहाज वो क्यूरीज पास हो गई। और ये वही चीज है ना कि बस इसको डिलीट कर दो, ये क्यूरीज एग्जीक्यूट कर लो और डेटाबेस को फिर क्लोज कर लो। ये देखो ना, माई एसक्यूएल कमांड डीबी कमांड, मतलब ये कमांड पास कर लो और इसके बाद डीबी कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, मतलब ये क्यूरी एग्जीक्यूट कर लो।
सही है, तो फिर ये डिलीट और सर्च का एंड हो गया। कोई चीज मुश्किल थी इसमें या समझ नहीं आई हो? सही है, ओके गुड। इसके बाद आते हैं डिपॉजिट पे। डिपॉजिट अमाउंट, ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें आपने क्या किया था, आपने इसको एक बार यूज किया था ना, आपने अपनी आप जब मेन फॉर्म में डिपॉजिट अमाउंट पे क्लिक करते हो तो आपका ये फॉर्म अपीयर हो जाता है। जब आपका ये फॉर्म अपीयर हो जाता है तो आप अपनी कस्टमर की आईडी इंटर करते हो और उसको सर्च करते हो। जब उसको सर्च करते हो तो आपका अकाउंट का सारा डेटा यहाँ अपीयर हो जाता है, उस कस्टमर के अकाउंट का। सही है, कस्टमर आईडी और नेम वगैरह, फादर नेम, ये सारा कुछ, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ लोकेशन भी सिलेक्ट करना चाहिए और इसके बाद अमाउंट इंटर करके डिपॉजिट बटन को क्लिक करना चाहिए। और आप ये जब इंटर करोगे तो आपका अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा और वहाँ जो अकाउंट डिटेल्स में जो बैलेंस है ना, वो खुद ब खुद ही अपडेट हो जाएगा। सही है, तो अभी आप इसके कोड में आ जाओ। सही है, तो एक से कोड में आ गए, डिपॉजिट अमाउंट की कोड में। तो मैंने आपको कहा था ना कि ये सारा कोड सेम तरह का है, ठीक है। लेकिन इसमें आपने एक चीज का सीख लिया ना। सही है, लॉगिन का सीख लिया था, मेन फॉर्म का सीख लिया था और स्टाफ अकाउंट का सीख लिया, तो आपको सारा कुछ अभी समझ आ रहा है खुद बहुत। सही है, इसके बाद इसके लाइन 1 से लाइन 12 तक वही यूजिंग का वो पुराना किस्सा है। सही है, सही है। इसके बाद जो लाइन नंबर 17, 18, 19, 20 पे मैंने कुछ वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। सही है, तो जीरो, जीरो का मतलब ये है ना कि मेरे पास ये जो इसमें फिर गार्बेज की वैल्यू आ जाती है ना, जो सी प्लस प्लस में है ना, ये गार्बेज की वैल्यू आ जाती है। तो इसके लिए मुझे इसको जीरो असाइन करना चाहिए और काउंटर को भी मैंने जीरो से स्टार्ट किया है। सही है, वो 1000 का किस्सा दूसरा है, ठीक है। अ, ओरिजिनल वाले फी है। सही है, लेकिन अभी लॉन्ग बैलेंस मैंने जीरो किया है ना, ठीक है। तो ये अभी आपको बाद में समझ आ जाएगा कि मैंने क्या किस्सा किया है ना इसके साथ। इसके बाद स्ट्रिंग माई कनेक्शन, वही वो पुराना किस्सा है, डेटा सो लोकल होस्ट पोर्ट और वगैरह। सही है, इसके बाद जो है ना 25 नंबर पे आ जाओ तो इनिशियलाइज कंपोनेंट और स्टाफ आईडी इज इक्वल टू स्टाफ आईडी। आप डिपॉजिट अमाउंट पे क्लिक करोगे, सही है, डिपॉजिट बटन पे मेन फॉर्म में क्लिक करोगे तो आपकी स्टाफ आईडी यहाँ रिसीव हो जाएगी इसे। सही है, और इसके बाद आपका सर्च कस्टमर आईडी टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस, मतलब उसमें आपका कर्सर अपीयर हो जाएगा और फिर आप वहां कोई भी आईडी इंटर कर लो कस्टमर की। तो अगर अगर ये आईडी मौजूद होगी इस आपके साथ ये कस्टमर रजिस्टर होगा तो आपको उस कस्टमर का सारा डेटा अपीयर हो जाएगा। अगर ये कस्टमर रजिस्टर नहीं होगा तो आपको एरर देगा। तो एरर कैसे देगा उसके लिए मैंने कोड लिखा है जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। इसके बाद जो 32 लाइन में लिखा है बैक टू मेन फार्म, ये वही पुराना किस्सा है। सही है, ये समझ आ गई ना बैक टू मेन फार्म वाली चीज? हाँ बिल्कुल। अभी सर्च कस्टमर रिकॉर्ड बटन, तो ये वही किस्सा है ना जो मैंने पहले सर्च कस्टमर में एक्सप्लेन किया कि अगर आपकी कस्टमर आईडी मौजूद होगी तो आपको आपने अगर सर्च पे क्लिक कर लिया और आपने कोई चीज़ इंटर नहीं की ना, कस्टमर आईडी लिखी नहीं, तो आपको मैसेज आ जाएगा कि प्लीज इंटर योर कस्टमर आईडी टू सर्च रिकॉर्ड। सही है, अगर आपने कस्टमर आईडी इंटर कर दी और आपका रिकॉर्ड मौजूद नहीं था तो आपको मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, रिकॉर्ड एरर। अगर आपने कस्टमर आईडी इंटर कर दी तो लाइन नंबर 55 पे मैंने एक फंक्शन कॉल किया है, लोड कस्टमर डिटेल्स। तो लोड कस्टमर डिटेल्स का किस्सा वही पुराना है, ठीक है, कि आपके सारे कस्टमर के जो सारा डिटेल्स है ना, जो लाइन नंबर 69 पे स्टार्ट होता है, 69 पे लोड कस्टमर डिटेल लॉन्ग कस्टमर आईडी, नजर आ रहा है ना? तो इसमें आप, इसका मतलब ये है ना कि कस्टमर का सारा डिटेल, उसका बैलेंस, उसका नेम, जेंडर वगैरह, ये सारा कुछ अकाउंट डिटेल्स में अपीयर हो जाए, अकाउंट टाइप और पिक्चर वगैरह ये सारा कुछ अपीयर हो जाए। सही है, उसका जो भी बैलेंस है, उसकी आईडी क्या है, ये सारा कुछ अपीयर हो जाए, तो इसका मतलब ये है। तो ये समझ आ रहा है ना? अगर ये एक्सप्लेन कर दो फिर।
सही है। तो इसके बाद लाइन नंबर 141 पे आ जाओ। हाँ, तेज तो नहीं जा रहा बहुत। हाँ, क्योंकि अभी अभी आपको ओवरव्यू मिल जाए ना तो आप कोई भी आंसर कर सकते हो ना, ठीक है। इसके बाद जब हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसके बाद जो है ना 141 लाइन पे अमाउंट डिपॉजिट बटन अंडरस्कोर क्लिक। तो ये अगर आप डिपॉजिट आप जब कस्टमर की आईडी इंटर करते हो ना, सही है, सही है। तो आप जब कस्टमर की आईडी इंटर करते हो और कोई भी अमाउंट उसमें करते हो ना, कोई भी अमाउंट इंटर करते हो, सही है, और आपने डिपॉजिट का बटन क्लिक कर दिया, तो यहाँ दो तीन चीजें चेक होंगी। पहले आपका लोकेशन चेक होगा कि आपने कोई लोकेशन सेलेक्ट किया है कि नहीं। जो आपको कल आपको ये एरर आया था ना कि आपने लोकेशन सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। अगर आपने लोकेशन सेलेक्ट किया था तो सीधा तो उस डेटाबेस में उसका जो जो भी आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है ना वो उसके उस डेटाबेस में एंटर हो जाएगी, सही है। तो अभी आप देखो ना कि ये देखो डेट डेट प्लस जो 143 पे है ना, डेट डेट टाइम डॉट नाउ, मतलब आज की जो डेट है ना वो ये ले लेगा ना, डेट टाइम डेट डेट नाउ इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ, का मतलब ये ना कि अभी आपके कंप्यूटर में जो भी डेट है ना वो ये पिक कर लेगा, सही है। इसके बाद जो है ना लॉन्ग डिपॉजिट अमाउंट लॉन्ग डॉट पार्स अमाउंट डिपॉजिट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, सही है। तो आपने इसका मतलब ये है ना कि मैं अभी अमाउंट को डिपॉजिट कर रहा हूँ ना, सही है। तो मेरे पास जो अमाउंट है ना वो तो अगर मैं 1,000 है ना, तो मतलब ये मेरे पास 1,000 इंटीजर है ना, इंटीजर नंबर है ना, और सिर्फ इंटीजर नंबर ऐड होते हैं ना, इंटीजर और ये लॉन्ग वगैरह ये ऐड होते हैं ना। तो मेरे पास जो अमाउंट डिपॉजिट टेक्स्ट बॉक्स नहीं है उसमें जो भी अमाउंट में इंटर करूंगा तो वो तो स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। तो इसको पहले न्यूमेरिकल नंबर में कन्वर्ट करना है, सही है। तो इसके लिए मैंने एक कमांड यूज किया है लॉन्ग डॉट पार्स। लॉन्ग डॉट पार्स का मतलब ये है ना कि ये इस स्ट्रिंग को इंटीजर में न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, सही है, समझ आ गई ना इस बात की। हाँ, तो इसके बाद जो लाइन 146 पे लिखा है ना बैलेंस प्लस इज इक्वल टू डिपॉजिट अमाउंट, आपका जो भी बैलेंस होगा ना वो डिपॉजिट अमाउंट में वो हो जाएगा, सही है, जमा हो जाएगा, सही है। हाँ, इसके बाद काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस वन। आपका जो जो भी मतलब ये ना ये चीज मैं भी आपको समझाता हूँ ना कि आपका मैंने एक काउंटर क्रिएट किया है ना जिसमें आपकी ट्रांजैक्शन मतलब आप जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना उसको एक यूनिक आईडी दी जाती है, या जितने भी डिपॉजिट करते हैं ना उसको एक यूनिक आईडी दी जाती है। तो इस आईडी को मतलब आपने एक दफा अमाउंट डिपॉजिट की तो आपका डिपॉजिट आईडी 1 हो गया, आपने दूसरी दफा की तो आपका डिपॉजिट आईडी 2 हो गया, फिर 3 हो गया, इस तरह, सही है। तो ये इस चीज के लिए। इसके बाद 148 पे लिखा है लोकेशन कम्बो बॉक्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी, सही है। आपने कोई भी वो लोकेशन सेलेक्ट कर दी है, लोकेशन सेलेक्ट नहीं की तो आपका मैसेज आ जाएगा कि लोकेशन सेलेक्ट आपने नहीं की, सही है। इसके बाद आपने अगर लोकेशन सेलेक्ट की है सब कुछ सही किया है तो आपको आपके डेटाबेस में अभी इस डेटा को इंसर्ट होना चाहिए, सही है। तो इंसर्ट इनटू एटीएम सिस्टम डॉट डिपॉजिट, सही है, ये देखो, और वैल्यूज और ये सारा कुछ वो आप इंसर्ट कर रहे हो ना डिपॉजिट अमाउंट और ये सारा कुछ, और इसके बाद अपडेट एडीएम और अपने जो भी आपका बैलेंस है ना उस अकाउंट को भी आप अपडेट कर रहे हो, तो सही है। आपने ये क्यूरी कर ली ना तो अभी आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है, ट्राई यूजिंग डेटाबेस कनेक्शन वगैरह, और इसके बाद डेटाबेस को ओपन कर दिया और डेटाबेस की कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया, सही है, और आपका सारा कुछ इंटर हो गया। समझ आ गई ना इस बात की। तो इसके बाद 181 पे लिखा है फाइनली, जब आप सारा कुछ सही तरीके से डिपॉजिट कर दोगे, सही है, तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपने ये अमाउंट इस अकाउंट नंबर में डिपॉजिट कर दी है और आपका टोटल बैलेंस ये है। आपको ये मैसेज आ गया था ना। अभी फिर आपको चेक कराता हूँ ना। इसके बाद क्लियर कंट्रोल्स, सही है।
तो इसके बाद सारे कंट्रोल को क्लियर कर दो और लोड कस्टमर और कस्टमर के अकाउंट को फिर लोड कर दो, ताकि हमने जो भी अमाउंट इंटर किए ना वो इस अकाउंट डिटेल्स में अपडेट हो जाए। तो अभी आप इंटर कर लो, स्टार्ट कर लो, फिर स्टार्ट पे आ जाओ, लॉग इन कर लो उसमें। और डिपॉजिट अमाउंट पे आ जाओ। इंटर कर लिया? तो अभी आप सर्च पे क्लिक कर लो, कोई चीज इंटर ना करो, इंटर ना करो कोई चीज, इंटर और सर्च पे क्लिक करो। क्या मैसेज आ गया? तो अभी उसको इंटर कर लो। अभी आपके पास बैलेंस कितना है? 6000 है। अभी आप लोकेशन को सेलेक्ट कर दो। ये एक प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम को मैंने अभी देख लिया है ना, वो प्रॉब्लम मैं रिमूव करके आपको फिर कोड भेज दूंगा, सही है? सही है, वो प्रॉब्लम मुझे समझ आ गया है ना, सही है? सही है, उस प्रॉब्लम को मैं रिमूव करके फिर कोड भेज दूंगा आपको, सही है? अभी वो प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो फिर लोकेशन सेलेक्ट कर दिया और कोई भी अमाउंट, अभी आपके पास 6,000 है ना, तो चलो 6,000 और इंटर कर लो इसमें, सही है? और डिपॉजिट कर लो। तो आपका बैलेंस हो गया 12,000 रुपये, और सीधा अकाउंट डिटेल्स में ये देखो ना, आपका बैलेंस सीधा अपडेट भी हो गया, सही है? तो बैक पे इंटर कर लो। तो ये आपको समझ आ गया सारा कुछ? तो ये है हमारा सारा ये चीज, सही है? इसके नीचे जो भी कोड लिखा जा चुका है ना, वो मैंने आपको दिया। ये देखो, ये वही कंट्रोल वाला है, और ये क्लियर वाला, क्लियर कंट्रोल, और ये सारा कुछ की प्रेस वाला, ये मैंने आपको समझा दिया था पहले भी। सही है? तो अभी ये हो गया ना, तो बिलाल भाई अभी इस तरह करते हैं ना कि आप इसके बाद कब टाइम होगा आपके पास? सही है, बिल्कुल, फिर तो यार बिल्कुल ठीक है। तो बात ये ना, अभी इस वीडियो को मैंने वो दूसरी वीडियो अपलोड पे लगा दी थी ना, ठीक है? तो ये तकरीबन 1 घंटे की दूसरी वीडियो वीडियो होगी, है ना? सही है?